कैप्टन अभिमन्यु को क्या लगता है कि गठबंधन में फायदा होगा या फिर अकेले चुनाव लड़ने से फायदा होगा? हमारा गठबंधन जो है वो है ही नहीं। हमारा गठबंधन विधानसभा में है जी। इस विधानसभा के कार्यकाल के लिए ना पहले हमारा गठबंधन था जी। अभी राजस्थान में चुनाव है, वहां पे भी गठबंधन नहीं था। तो इस विधानसभा के कार्यकाल तक ये हमारा है। कांग्रेस का कोई दाना नहीं बचा हरियाणा में। कांग्रेस एक जातिवादी और गिरोह संस्कृति की पार्टी बनकर रह गई है। अब वो कितने भी आए, कुछ भी हो, हरियाणा की जनता ने मन बना लिया है। मोदी जी के नेतृत्व में देश में और प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनाएगी। कांग्रेस की तरफ से एक रैली की गई नारनौल के अंदर, उस दौरान आपके ऊपर बहुत ज्यादा भड़ास निकाली। कांग्रेस के जो एक गिरोह विशेष है जी, उसको हमसे विशेष तकलीफ है। राजनीतिक सैलानी मेरे नारनौल मेरे क्षेत्र में आए थे जी। मुझे लगता है उनको इतनी शर्मिंदगी तो महसूस हुई होगी कि 10 साल हरियाणा प्रदेश की सरकार के मुखिया थे, उन्होंने कैसे नारनौल के साथ दुर्व्यवहार किया। उनको निश्चित तौर पर यह शर्मिंदगी महसूस हुई होगी कि अपने कार्यकाल में न उन्होंने केवल नारनौल में ये काम किया, बल्कि अपने खुद के विधानसभा क्षेत्र किलोई में भी वो 4 कॉलेज नहीं खोल पाए, वो सब डिवीजन नहीं बना पाए, वो तहसीलें अपग्रेड नहीं कर पाए, वो मंडियां अपग्रेड नहीं कर पाए, इतना विकास नहीं कर पाए। जिनको आप पॉलिटिकल टूरिस्ट बता रहे हैं, उनकी तरफ से जनता के बीच में ये हामी भरवाई गई है कि क्या आप इस बीजेपी जेजेपी सरकार से छुटकारा चाहते हैं, और तमाम तरह की बातें उनके द्वारा की गई। और यहाँ तक भी कहा गया है कि आपकी जो समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उनका समाधान सिर्फ कांग्रेस सरकार ही करेगी। दीपेंद्र हुड्डा सहित तमाम लोगों की तरफ से ऐसा कहा गया। पक्ष ने हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया था 2014 से पहले जी, और 2.5 लाख रुपए तक की आय के ऊपर कोई टैक्स नहीं था। आज उसको बढ़ाकर 7 लाख रुपए तक का कर दिया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में भारत एक मजबूत, दुनिया में एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में बहुत मजबूत कदम आगे बढ़ा चुका होगा। कैप्टन साहब, आपने इशारों में एसआर के ग्रुप को भी साथ में शामिल कर लिया है, लेकिन उनकी तरफ से कल ये कहा गया कि कांग्रेस पार्टी में किसी प्रकार की कोई फूट नहीं है। बिल्कुल अच्छी बात है, वो इकट्ठे डूबेंगे। कैसे लगता है? अपने कुकर्मों से डूबेंगे। पिछले काफी समय से लगातार कैप्टन अभिमन्यु हिसार लोकसभा के अलग अलग हलकों में प्रचार करते हुए कार्यकर्ताओं से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हिसार की सीट जेजेपी गठबंधन होने की वजह से जेजेपी के कोटे में चले जाए और आप रह जाओ? किसानों की भलाई के लिए लगातार मोदी जी लगे, और आने वाले समय में और बेहतर किसानों की भलाई के लिए काम होने वाले हैं। हरियाणा को जमीन की लूट में नंबर 1 बनाया, हरियाणा को उन्होंने भ्रष्टाचार में नंबर 1 बनाया था, हरियाणा को उन्होंने आर्थिक तौर पर बर्बादी के कगार पर ले जाने का काम कर दिया था कि मारुति और होंडा जैसी कंपनियां हरियाणा से पलायन कर रही थी, जिनको बड़ी मुश्किल से मना करके हम वापस निवेश करवा रहे हैं। उन्होंने हरियाणा के किसानों की ज़मीनों को औने पौने दामों पर लेने के दबाव में अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने का पाप जिन्होंने किया था, जिन्होंने हरियाणा के गेस्ट टीचर के ऊपर गोलियां चला करके उनकी शहादत लेने का पाप जिन्होंने किया, इन्होंने आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर पर लाठीचार्ज करने का काम किया। हरियाणा को जातिवाद की आग में झोंकते हुए कभी गोहाना कांड, कभी बिरजपुर कांड, कभी मैयड़ के अंदर उन्होंने वहाँ नौजवानों की शहादत लेने का काम किया था। ऐसे लोग जो हरियाणा को चारों तरफ जला रहे थे, वो आज हरियाणा में दोबारा से वो ग्रीन ब्रिगेड, आज वो गुलाबी गैंग बन करके निकली है, और वो सोचते हैं हरियाणा की जनता उनको माफ कर देगी। वो फिर से जातिवाद के नाम पर चलना चाहते हैं। हरियाणा की जनता, उनकी कलई जनता के सामने खुल चुकी है, उनकी दाल नहीं गलने वाली है। राहुल गांधी भी यात्रा निकाल रहे हैं, उनकी तरफ से भी अलग अलग जनसभाओं में ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी ईडी को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। वो चाहे झारखंड के मुख्यमंत्री का मामला हो या तमाम जो भी बीजेपी के खिलाफ बोलता है, उसी के खिलाफ ईडी भेज दी जाती है। ऐसे आरोप राहुल गांधी के द्वारा लगाए जा रहे हैं। हरियाणा प्रदेश में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे को जब जेल में डालने का काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। लालू यादव को सजा किसके कार्यकाल में हुई? कांग्रेस के कार्यकाल में। बहुजन समाज पार्टी की नेत्री मायावती को किसके कार्यकाल में सजा हुई? कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में। ये सीबीआई और अन्य एजेंसियों का जो अपना काम करने की जो प्रणाली है, कांग्रेस को आज तकलीफ हो रही है कि देश को जो उन्होंने लूटा है, आज उनकी लूट जनता के सामने कोई सामने नहीं रख रहा था, आज वो सामने आ रही है। और जांच की सिकाई जब उनको लग रही है, और जब उनको लग रहा है कि अब सजा हो सकती है,
तो तब वो इस प्रकार का त्राहिमाम का, जिन्होंने इमरजेंसी लगा करके लाखों लोगों को जेल में डाल दिया था, जिन्होंने अखबारों के ऊपर काली स्याही पोत करके अखबार छपने नहीं दिए थे, वो लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, तो मजाक लगता है। कैप्टन साहब, आप अगर लोकसभा में चले जाएंगे तो उसके बाद विधानसभा का क्या होगा? पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी अभी हमारे साथ मौजूद है। कैप्टन साहब, निर्मला सीतारमण की तरफ से बजट के ऊपर चर्चा की गई है, किस तरह से देखते हैं आप इस बजट को? एक अंतरिम बजट प्रस्तुत किया गया है 2024-25 का जी, और मोदी जी के नेतृत्व में भारतवर्ष ने पिछले 10 वर्षों में जो आर्थिक उन्नति तरक्की की है जी, उसकी तस्वीर प्रस्तुत करते हुए और भविष्य के एक मजबूत, आर्थिक तौर पर मजबूत और विकसित राष्ट्र की आने वाले समय में एक आधार रखा जा सके जी, उसका एक भूमिका आज के अंतरिम बजट में तैयार हुई है जी, और बिना किसी नए कर के जो प्रस्ताव इस अंतरिम बजट में आए हैं उसमें जो संकेत दिखाई दे रहे हैं कि आने वाले समय में मोदी जी के नेतृत्व में भारतवर्ष की महिला के कल्याण के लिए, गरीब कल्याण के लिए और नौजवानों के रोजगार सृजन को प्राथमिकता देते हुए वहीं कृषि क्षेत्र में व्यापक स्तर पर किसानों को मजबूती देने का संकल्प इस बजट में दिखाई दे रहा है। लेकिन कैप्टन साहब, अगर हम विपक्ष की बात करें तो उनकी तरफ से कहा गया है कि कोई टैक्स में छूट नहीं दी गई है, युवाओं के रोजगार की बात नहीं की गई है, यहाँ तक कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसको बढ़ाने की बात नहीं कही गई है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, विपक्ष ने हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया था 2014 से पहले जी, और 2.5 लाख रुपए तक की आय के ऊपर कोई टैक्स नहीं था। आज उसको बढ़ाकर 7 लाख रुपए तक का कर दिया गया है। देश में जीएसटी को लेकर के कभी विपक्ष ठीक से लागू नहीं करना चाहता था, हिम्मत करके मोदी जी ने जीएसटी लागू किया, सैकड़ों प्रकार के टैक्सों को समाप्त करके और जीएसटी लागू करके बहुत आर्थिक उन्नति का एक मजबूत आधार खड़ा किया है। और जिस प्रकार से निवेश देश में आ रहा है, एक भारत 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर है, दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है और मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में भारत एक मजबूत, दुनिया में एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में बहुत मजबूत कदम आगे बढ़ा चुका होगा। कैप्टन साहब, आपने हरियाणा के अंदर बजट पेश किया है, आपको बारीकी से प्रत्येक चीज की जानकारी है, तो आपकी नजर में क्या लगता है कि ये जो बजट रहेगा और जब एक बार फिर जो आने वाली सरकार होगी उसके लिए कितना फायदेमंद रहेगा? देखिए, इस बजट में किसी भी प्रकार की राजनीति करने की बजाय देश मजबूत कैसे हो, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत कैसे हो, गरीबों की भलाई कैसे हो, देश की व्यवस्था सुदृढ़ और बेहतर कैसे हो, नौजवानों को रोजगार की संभावनाएं कैसे बने, इन सब चीजों पर ध्यान दिया गया है। तो निश्चित तौर पर अब देश की जनता ने स्वीकार कर लिया है कि उनको हल्की राजनीति नहीं, उनको मजबूत विकास के कदम चाहिए जो मोदी जी के नेतृत्व में ही आज संभव हो रहे हैं। कैप्टन साहब, कल कांग्रेस की तरफ से एक रैली की गई नारनौंद के अंदर, उस दौरान आपके ऊपर बहुत ज्यादा भड़ास निकाली गई। देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस के जो एक गिरोह विशेष है जी, उसको हमसे विशेष तकलीफ है और उन्होंने कुछ लोगों को सुपारी दे करके इस नारनौंद और इस पूरे क्षेत्र में उतारा हुआ है। वो रोज किसी न किसी प्रकार से हमें गालियां देते हुए अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो कल राजनीतिक सैलानी मेरे नारनौंद मेरे क्षेत्र में आए थे, मुझे लगता है उनको इतनी शर्मिंदगी तो महसूस हुई होगी कि 10 साल हरियाणा प्रदेश के सरकार के मुखिया थे, उन्होंने कैसे नारनौंद के साथ दुर्व्यवहार किया, यहाँ पर कोई कॉलेज नहीं बनाया, कोई उन्होंने यहाँ पर विकास नहीं किया, कोई पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं की, किसी प्रकार का कुछ भी ऐसा दुश्मनी जैसे नारनौंद के साथ की हो ऐसा व्यवहार उन्होंने किया था। साथ में उन्होंने हमारे इलाके में 4 कॉलेज के जब भवन देखे होंगे, 4 ITI के भवन देखे होंगे, बेहतर स्कूल की व्यवस्था देखी होगी, पार्क देखे होंगे, अस्पताल देखे होंगे, और जिस 12 में जब खेड़ी चौपटा में वो कार्यक्रम किया, वहाँ के लोगों ने उनको बाखड़ा का नीला पानी भी पिलाया होगा। उनको निश्चित तौर पर ये शर्मिंदगी महसूस हुई होगी कि अपने कार्यकाल में न उन्होंने केवल नारनौंद में ये काम किया, बल्कि अपने खुद के विधानसभा क्षेत्र किलोई में भी वो 4 कॉलेज नहीं खोल पाए, वो सब डिविजन नहीं बना पाए, वो तहसीलें अपग्रेड नहीं कर पाए, वो मंडियां अपग्रेड नहीं कर पाए, इतना विकास नहीं कर पाए। तो उनको निश्चित तौर पर मैं उम्मीद करता हूं कि उन्होंने ये तो सोचा होगा कि अब
हरियाणा प्रदेश की जनता अब विकास को पसंद करती है, जी। काम को पसंद करती है। उनकी जो जातिवादी राजनीति है, परिवारवादी, भाई भतीजावादी राजनीति है, अब जनता उसको नकार चुकी है। अब उनको सबक ले लेना चाहिए। कैप्टन साहब, जिनको आप पॉलिटिकल टूरिस्ट बता रहे हैं, उनकी तरफ से जनता के बीच में ये हामी भरवाई गई है कि क्या आप इस बीजेपी जेजेपी सरकार से छुटकारा चाहते हैं, और तमाम तरह की बातें उनके द्वारा की गई, और यहाँ तक भी कहा गया है कि आपकी जो समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उनका समाधान सिर्फ कांग्रेस सरकार ही करेगी। दीपेंद्र हुड्डा सहित तमाम लोगों की तरफ से ऐसा कहा गया। देखिए, उनका मंच पर कहना उनका है, वो तो बहुत कुछ सपने लेते हैं, लेकिन उन्होंने किया क्या है ये नहीं बताते हैं। हम बता रहे हैं उन्होंने किस प्रकार से हमारे क्षेत्र के साथ में दुर्भावना से काम किया। वो अपने ही क्षेत्र में बताते हैं 10 साल वो सरकार के मुखिया रहते हुए क्या वहाँ 4 कॉलेज बना लिए, क्या 4 ITI बना ली, क्या वहाँ पर उन्होंने पीने के पानी की व्यवस्था इस तरह की कर दी, क्या इस प्रकार के 100 बेड के अस्पताल वो बना पाए, क्या वहाँ सब डिवीजन भी बना पाए। अपने क्षेत्र में तो उनके पास जहाँ 10 साल वो सरकार के मुखिया रह लिए हों, काम गिनाने के नहीं है। केवल हरियाणा को जलाने का काम वो करते हैं, वो पाप करते हैं। कैप्टन साहब, जहां कहीं भी कांग्रेस की रैली होती है उसमें दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री शो करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या कांग्रेस के अंदर शैलजा जी नहीं है? क्या कांग्रेस के अंदर किरण चौधरी नहीं है? रणदीप जी नहीं है? क्या कांग्रेस के अंदर कैप्टन अजय नहीं है? क्या कांग्रेस में उदयमान जी प्रदेश अध्यक्ष का कोई वजूद नहीं है? क्या कांग्रेस के 4 कार्यकारी प्रदेश अध्यक्षों का कोई वजूद नहीं है? और अपनी हार को सुनिश्चित देखते हुए 4 उप मुख्यमंत्री की भी घोषणा जिन्होंने कर दी हो, ये अपनी सीट मचाना चाहते हैं। केवल अपनी इनको विधानसभा सीट बच जाए, इसके ज्यादा ये सारा खेल उस बात के लिए है कि अपने परिवार की कैसे राजनीति बचा लें। बाकी इनका हरियाणा में कुछ बचा हुआ नहीं है। कैप्टन साहब, आपने इशारों में SRK ग्रुप को भी साथ में शामिल कर लिया है, लेकिन उनकी तरफ से कल ये कहा गया कि कांग्रेस पार्टी में किसी प्रकार की कोई फूट नहीं है। बिल्कुल अच्छी बात है, वो इकट्ठे डूबेंगे। कैसे लगता है? अपने कुकर्मों से डूबेंगे। कांग्रेस देश में ही खत्म हो चुकी है। उनकी तरफ से तो दावा किया जा रहा है कि हरियाणा का जितना विकास हमने करवाया था, हरियाणा को नंबर 1 पहुंचाया था, वो चाहे रोजगार की बात हो या फिर नए नए संस्थान खोलने की बात हो, और साथ में जो गरीबों की जो सुविधाएं मिलती है उन तमाम सुविधाओं की बात हो, उन सब चीज़ों में हमने हरियाणा को नंबर 1 पहुंचाया था। एक बार फिर हम नंबर 1 लेके जाएंगे। हरियाणा को जमीन की लूट में नंबर 1 बनाया था, हरियाणा को उन्होंने भ्रष्टाचार में नंबर 1 बनाया था, हरियाणा को उन्होंने आर्थिक तौर पर बर्बादी के कगार पर ले जाने का काम कर दिया था कि मारुति और होंडा जैसी कंपनियां हरियाणा से पलायन कर रही थी, जिनको बड़ी मुश्किल से मना करके हम वापस निवेश करवा रहे हैं। उन्होंने हरियाणा के किसानों की जमीनों को औने पौने दामों पर लेने के दबाव में अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने का पाप जिन्होंने किया था, जिन्होंने हरियाणा के गेस्ट टीचर के ऊपर गोलियां चला करके उनकी शहादत लेने का पाप जिन्होंने किया, इन्होंने आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर पर लाठीचार्ज करने का काम किया। हरियाणा को जातिवाद की आग में झोंकते हुए कभी गोहाना कांड, कभी मिर्चपुर कांड, कभी मैयड़ के अंदर उन्होंने वहाँ नौजवानों की शहादत लेने का काम किया था। ऐसे लोग जो हरियाणा को चारों तरफ जला रहे थे, वो आज हरियाणा में दोबारा से वो ग्रीन ब्रिगेड, आज वो गुलाबी गैंग बन करके निकली है, और वो सोचते हैं हरियाणा की जनता उनको माफ कर देगी। वो फिर से जातिवाद के नाम पर चलना चाहते हैं। हरियाणा की जनता, उनकी कलाई जनता के सामने खुल चुकी है, उनकी दाल नहीं गलने वाली है। कैप्टन साहब, उन्होंने आपके ऊपर या कहें बीजेपी के ऊपर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कितने ही किसान शहीद हो रहे हैं आए दिन, लेकिन बीजेपी सुध नहीं ले रही। बीजेपी ने सुध ली तभी तो किसानों के समृद्धि के लिए किसान सम्मान योजना पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में कांग्रेस ने 60 साल राज किया, कभी किसान को पेंशन देने की नहीं सोची। और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के ऊपर वो गुम बस्ते में डाल करके भूल करके बैठे थे। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का काम वो मोदी जी ने शुरू किया, किसानों को पेंशन देने का काम मोदी जी ने शुरू किया, नए फसलों पर जिन्सों के ऊपर MSP देने का काम मोदी जी ने शुरू किया, फसल बीमा योजना को जिसको कांग्रेस जो है अजीब तरीके से लागू करती जा रही थी, उसको बेहतर तरीके से देश में लागू करने का काम वो मोदी जी ने किया। तो किसानों की भलाई के लिए लगातार मोदी जी लगे, और आने वाले समय में और बेहतर किसानों की भलाई के लिए काम होने वाले हैं।
पिछले काफी समय से लगातार कैप्टन अभिमन्यु हिसार लोकसभा के अलग अलग हलकों में प्रचार करते हुए कार्यकर्ताओं से मिलते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं हर किसी की जुबान पे भी है कि जितने भी तमाम कार्य नेता हैं जो टिकट की दौड़ में हैं उनमें सबसे हैवी कैप्टन अभिमन्यु रह सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हिसार की सीट जेजेपी गठबंधन होने की वजह से जेजेपी के कोटे में चले जाए और आप रह जाओ? देखिए, मैं तो एक कार्यकर्ता के नाते काम करता हूँ और पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, इस बात में गर्व महसूस करता हूँ। पूरा जीवन देश को, समाज को इस पार्टी के माध्यम से समर्पित किया हुआ है। आनंद से काम करता हूँ। किस कोई हैवी वेट है, कौन है, मैं हूँ कि नहीं हूँ, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। मेरी पार्टी की सरकार देश में बने, प्रदेश में बने, मेरी पार्टी के विचारधारा के आधार पर देश और प्रदेश और समाज आगे बढ़े, इसके लिए काम करता हूँ। तो ये कि हमारे केंद्रीय नेतृत्व का विषय है कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन सा चुनाव लड़ेगा, नहीं लड़ेगा, वो जो निर्णय होगा। हमें कमल के फूल खिलाने हैं और हरियाणा प्रदेश में 10 के 10 कमल फूल खिलाने का संकल्प हमारी पार्टी ले चुकी है। हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी कह चुके हैं, हमारे प्रभारी श्रीमान विप्लव देव जी कह चुके हैं और मैं भी आपके सामने निवेदन कर रहा हूं, 10 के 10 कमल के फूल हरियाणा प्रदेश में फिर से मोदी जी के नेतृत्व में खिलेंगे। कैप्टन अभिमन्यु को क्या लगता है कि गठबंधन में फायदा होगा या फिर अकेले चुनाव लड़ने से फायदा होगा? ये बात तो पार्टी के फोरम पर कहने की है। जहां तक बात है, हमारा गठबंधन जो है वो है ही नहीं। हमारा गठबंधन विधानसभा में है जी। इस विधानसभा के कार्यकाल के लिए ना, पहले हमारा गठबंधन था जी। अभी राजस्थान में चुनाव है, वहां पे भी गठबंधन नहीं था। इस विधानसभा के कार्यकाल में बहुमत के लिए हमको आवश्यकता पड़ी बाहर से सहयोग लेने की। उस नाते से वो सरकार में शामिल हुए। सरकार में शामिल होकर के वो उनके लोग मंत्री भी बने हैं। तो इस विधानसभा के कार्यकाल तक ये हमारा है, रहेगा जी। कैप्टन साहब, आप अगर लोकसभा में चले जाएंगे तो उसके बाद विधानसभा का क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 100% नारनौल विधानसभा क्षेत्र में कमल खिलाने का काम करेगा जी। कैप्टन साहब, एसआरके की यात्रा नारनौल हल्के में कुछ ही देर में पहुंच रही है और पॉलिटिकल टूरिस्ट का स्वागत है। कांग्रेस का कोई दाना नहीं बचा हरियाणा में। कांग्रेस एक जातिवादी और गिरोह संस्कृति की पार्टी बनकर रह गई है। अब वो कितने भी आए, कुछ भी हो, हरियाणा की जनता ने मन बना लिया है। मोदी जी के नेतृत्व में देश में और प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनाएगी। कैप्टन साहब, अंतिम प्रश्न, बीजेपी के ऊपर आरोप लग रहे हैं, राहुल गांधी भी यात्रा निकाल रहे हैं, उनकी तरफ से भी अलग अलग जनसभाओं में ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी ईडी को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। वो चाहे झारखंड के मुख्यमंत्री का मामला हो या तमाम जो भी बीजेपी के खिलाफ बोलता है उसी के खिलाफ ईडी भेज दी जाती है। ऐसे आरोप राहुल गांधी के द्वारा लगाए जा रहे हैं, किस तरह से देखते हैं आप? उनको इतिहास दोबारा से पढ़ना पड़ेगा और बहुत पुराना इतिहास नहीं है। हरियाणा प्रदेश में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे को जब जेल में डालने का काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। उस वक्त सीबीआई की एजेंसी ने जांच करके और कानून के न्यायालय की प्रक्रिया से वो सजा हुई। तब कांग्रेस के लीडर कहते थे ये तो कानूनी प्रक्रिया से, जांच एजेंसी से हुआ। लालू यादव को सजा किसके कार्यकाल में हुई? कांग्रेस के कार्यकाल में। बहुजन समाज पार्टी की नेत्री मायावती को किसके कार्यकाल में सजा हुई? कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में। ये सीबीआई और अन्य एजेंसियों का जो अपना काम करने की जो प्रणाली है, कांग्रेस को आज तकलीफ हो रही है कि देश को जो उन्होंने लूटा है, आज उनकी लूट जनता के सामने कोई सामने नहीं रख रहा था, आज वो सामने आ रही है और जांच की सिकाई जब उनको लग रही है और जब उनको लग रहा है कि अब सजा हो सकती है, तो तब वो इस प्रकार का त्राहिमाम का, जिन्होंने इमरजेंसी लगा करके लाखों लोगों को जेल में डाल दिया था, जिन्होंने अखबारों के ऊपर काली स्याही पोत करके अखबार छपने नहीं दिए थे, वो लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, तो मजाक लगता है। जी बिल्कुल। ये थे पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, जिन्होंने बारीकी से बताया कि जो आने वाला बजट होगा वो देश के लिए कितना फायदेमंद होगा। और इससे भी एक कदम आगे इनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि युवाओं की बात हो या फिर आम जनता की बात हो, इस बजट से निश्चित रूप से फायदा होगा। वहीं इन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि भले ही कुछ भी हो जाए, हर हाल में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर कमल खिल के रहेगा और एक बार फिर
देश के अंदर मोदी सरकार आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट हनीफ के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।